जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया। दोस्तों, आप सभी को हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, ये सेट नंबर 14 है और इसके पहले 13 सेट कंप्लीट हो चुका है। उसका वीडियो प्ले लिस्ट में मैं ऐड कर दिया हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। इस सेट में मैं पढ़ाने वाला हूँ 8 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए समान अध्ययन के प्रश्न। और ये जो बुक हैं, प्लेटफॉर्म का बुक है जो निकला हुआ है, एनटीपीसी में पूछे गए सारे शिफ्टों के 85 शिफ्ट का इसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा समान अध्ययन का। आइए तब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग इस फैमिली से जुड़ जाएं। और इस वीडियो को भाई लाइक कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर। और इसका पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता है टेलीग्राम पर। एक भी पैसा आपको खर्च नहीं करना है, तो भाई पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड भी कर लीजिएगा। तो आते हैं यहाँ पे समान अध्ययन के प्रश्न पर। और देखिएगा यहाँ पे जो पहला प्रश्न है ये इस प्रकार से है। गति के नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? न्यूटन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लिटमस विलेन डैश से प्राप्त होता है? लाइकेन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने की मदद करती है? तो F2, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जन क्षेत्र कौन सा है? तो ऊर्जा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताएं जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है? तो उसे कहा जाता है विनय पिटक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो यह कहे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इनमें किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक तमिलनाडु, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक में किसको अपना गुरु माना था? तो ये होगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताएं? तो इसे कहा जाता है कोलकाता मेट्रो जोन, ये ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या है? यह परीक्षण हुआ था 1974 में और इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? तो यह कहे थे गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? तो ये होगा मुकदमे के बिना कारावास, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं? तो बचपन बचाओ आंदोलन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? तो यह है सेवा सदन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भेल का पूर्ण रूप है? भेल का पूर्ण रूप है? तो ये होगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? तो इसे कहा जाता है ट्रक फार्मिंग, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अकुशल श्रमिकों के प्रवास
का निम्नलिखित में से क्या रीजन है? अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या रीजन है? तो इसे कहा जाता है निर्धनता, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? किसको? तो ये होगा ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ये होगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? असम में सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? तो ये खोजा गया था डिगबोई, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्वारा स्थापत्य शैली है? तो ये होगा ऑप्शन बी हम्पी। हम्पी में क्या है? धरोहर एक ही स्थल है जहां पर वास्तुकला की द्वारा स्थापत्य शैली है। अगला प्रश्न है किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो ये होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? ऑप्शन आपके सामने ये रहेगा आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। तो ये होगा पंजाब, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित रविशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? तो उनका नाम था चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी। इस प्रकार से हम लोग इस सेट को एंड कर दिए हैं। अब मैं आ रहा हूँ सेट नंबर 15 पर। दोस्तों ये रहा सेट नंबर 15 जो 9, 1, 21 के फर्स्ट शिफ्ट का सेट है। तो आते हैं समान विज्ञान के प्रश्न पर। पहला प्रश्न है आधुनिक आवाज सारणी में तत्वों को डैश ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया था, मतलब कितने वर्ग में? तो ये होगा 18, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तो ये होगा नक्षत्र प्रकाश के अवमंडलीय अपवर्तन के कारण। देखिए आपको याद रखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो रात में जो तारे होते हैं वह टिमटिमाते हैं, अवमंडलीय। चलिए ये होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है राइबोसोम क्या बनाते हैं? राइबो जो सोम होते हैं वह क्या बनाते हैं? तो यह बनाते हैं प्रोटीन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए डैश के रूप में टूट जाते हैं? क्या जो है ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक के कंपाउंड ऊर्जा प्रदान करने के लिए टूट जाते हैं? भाई क्या टूटता है? तो ये होगा एटीपी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दंत चिकित्सकों द्वारा मरीज के दांतों के बड़े इमेज देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का यूज किया जाता है? तो उसे कहा जाता है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? तो ये होगा ओजोन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीवोद्वार और संरक्षण का परिणाम है? तो ये होगा ऑप्शन ए सांची का स्तूप। अगला प्रश्न है इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? अब देखिए यहाँ पे बताना है कि कौन सी जो कंपनी है वह महारत्न कंपनी है। तो ये इसमें से होगा ऑप्शन सी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो ये होगा यूनेस्को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है
चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये होगा ए पीको आंदोलन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन सी 6। अगला प्रश्न है, सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह थे लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहा जाता है? किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहते हैं? तो ये होगा ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, डैश ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को व्याख्यातित किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लेखन में किया जाता है? कौन भाई, कौन? तो ये होगा जेम्स क्रिस्पेक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक संचार प्रोटोकॉल है? कौन एक संचार प्रोटोकॉल है? तो ये होगा HTTP, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? कौन थे? तो ये होगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। अगला प्रश्न है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गेट का उत्तराधारी संगठन कौन सा है? तो ये होगा WTO, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो ये होगा राउरकेला इस्पात संयंत्र, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके द्वारा किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो ये होगा ऑप्शन डी, एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो अभी RMS के अधीन एकीकृत हैं को डैश बरस में लॉन्च किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये होगा 2004, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम बताएं? तो ये होगा ऑप्शन बी, गगनयान। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उर्वरक पहली बार डैश शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे? तो ये हुआ था 19वीं में। अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोएलिशन हैंडबुक के लेखक कौन है? तो ये थे सबा नकवी। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों का सृजन पहली की थी? तो ये होगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग सेट नंबर 15 को भी यहाँ पे एंड कर लिए हैं। अब मैं आ रहा हूँ सेट नंबर 16 पर। दोस्तों यह है सेट नंबर 16, शिफ्ट है 2 और डेट है 9/1/21। आते हैं समान विज्ञान के प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है इस प्रकार से, वीडियो ग्राफिक्स एरे को बोलते हैं VGA, रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है। यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो IBM, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वयस्क, तो ये होगा ऑप्शन बी, 206 में। अगला प्रश्न है, GSLV का फुल फॉर्म क्या है? GSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो ये होगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु को जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? तो उसे कहा जाता है मैटर, द्रव बोलते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, OCR का फुल फॉर्म क्या है? OCR का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न है,
किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये होगा एंथ्रेसाइट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका है मिमोसा पुडिका, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मादा एनोफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? मादा एनोफिलीज जो मच्छर है इनमें से किस रोग का वाहक है? मलेरिया, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? प्रमुख जो रिवर है कौन सी है? दमन गंगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक डैश को सत्ता से बरखियात किया था, जिसको म्यांमार में भेज दिया गया था, वहां पे जेल में बंद कर दिया गया था, वहां पे मृत्यु हो गया था। वह कौन थे? तो वह थे बहादुर शाह जफर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है इस प्रकार से, डैश ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था? तो ये होगा जमशेदजी टाटा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? किसने किया था फर्स्ट बार? तो ये हो गए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ है एक सुप्रतिष्ठित आयोग का अध्यक्ष भी थे? कौन थे भाई? तो ये थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक डैश में नियंत्रण वृद्धि है, मतलब क्या? तो ये होगा जीडीपी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था? 2019, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? ये होते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये है कर्नाटक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य में शुरू हुई थी? भारत में जो श्वेत क्रांति है मूलतः किस राज्य में स्टार्ट हुई थी? तो ये होगा गुजरात, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है? बैंक खाते का नाम क्या है? तो उसे कहा जाता है सुकन्या समृद्धि योजना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है। तो इसे कहा जाता है द बॉम्बे प्लान, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, डैश की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था? तो ये होगा चोरी चोरा कांड, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, डैश भारत का पहला संरक्षित वन है? कौन जो है भारत का पहला संरक्षित वन है? तो वे हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, डैश 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशन से उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था? उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था, तो वे था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? कौन सा जो स्मारक है तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो वे होगा वेकल किला, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था? देखिए, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी। अगला प्रश्न है,
ओपेक का मेंबर कौन नहीं है? ओपेक का मेंबर कौन नहीं है? तो केन्या, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु के नियंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी? आधारशिला रखी थी तो देखिए वे थे श्री गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? पहले रूस का भाग था तो वे था, ये अलास्का होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु हैं? विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु हैं? तो ये होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो ये थी कल्पना चावला, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी 1973 से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है? कौन है भाई? तो प्रोजेक्ट टाइगर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का उपन्यास किसने लिखा है? किसने लिखा है? तो ये लिखे थे अरुंधति राय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उत्तरदायी क्रमिक प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो ये किए थे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो ये होगा 10 से 24 बाइट। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग इस सेट के सारे प्रश्नों को यहाँ पे देख लिए हैं और ये सेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आता हूँ सेट नंबर 17 पर। दोस्तों ये है सेट नंबर 17, डेट रहेगा 10/1/21 शिफ्ट 1 का। आते हैं पहला प्रश्न पर समान विज्ञान के। देखिए पहला प्रश्न है, समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं एरे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है किस रूप में जाना जाता है? तो उसे कहते हैं USB पोर्ट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं सोल्डर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अवमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें कौन सी हैं? कौन सी फसलें आती? ये होती हैं फलीदार फसलें, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही स्थित होता है? कौन सा अभिग्राही स्थित होता है? तो ये होगा रसंग वेदी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निषेधन इकाइयाँ होती हैं, उन्हें कहा जाता है? देखिए उन्हें कहा जाता है विक्राणु, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होकर डाइस में परिवर्तित हो जाता है, वे होता है लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो वे होगा महाधमनी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कलपक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये होगा कामिनी, ऑप्शन बी। कलपक्कम कहाँ पर है? तो ये जो है कलपक्कम ये तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, हृदय का संबंध कार्डियोलॉजी से है तो वही संबंध ब्रिक का भाई किससे होगा? देखिए ऑप्शन आपके सामने ये रहेगा, इसका होगा नेफ्रोलॉजी से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर
कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को डैश कहा जाता है, उसे भाई क्या बोलते हैं, उसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा। ऑप्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अर्ध शुष्क से जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, निम्न में से क्या है? तो ये होगा मक्का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? किस देश के हेल्प से? तो यूएसएसआर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले या वाली प्रथम भारतीय पहलवान कौन बने या बनी? ये भी अच्छा प्रश्न है, ये होगा बजरंग पूनिया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम बताएं। ये होगा उड़ान, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये थे यहाँ पर ये नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसको बोलते हैं IAEA, का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो ये होगा 1957, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? किसने भी किया था? महाराजा मेहताब चंद्र। ये भी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? कब हुआ था? 1962 में। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? चंद्रकांता का तो ये किए थे देवकीनंदन खत्री, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जीना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्ति की गई थी? देखिए ये लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न है, ठीक है ना, तो ये होगा सप्रू समिति। बहुत हार्ड प्रश्न है ये, बहुत बच्चे कमी इसको मारे होंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? भाई कौन है? तो ये थे JC कुमारप्पा। ये भी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो ये किए थे PC महालनोबिस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? किसे? तो ये होगा रियो शिखर सम्मेलन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल लाया गया था? तो ये होगा 1793 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और डैश के बीच हस्तांतरित किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ये होगा जुल्फिकार अली भुट्टो का, यहाँ पर ये भुट्टो, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, डैश 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। तो ये होगा भारती, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये होगा असम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मंगलकालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तो ये होगा ध्रुपद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिटमस टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था? देखिए लिमिट्स हैं, ठीक है ना, लिमिट्स
ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था? तो ये होगा ऑप्शन सी 1972 में। अगला प्रश्न है, भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से उसे जाना जाता है? तो वे होगा कुल बीजारोपित भूमि, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है, उसे भी क्या बोलते हैं? तो उसे कहा जाता है उपयोग वस्तुएं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 1932 का पुणे फैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किसे नेता के हस्तांतरित किया गया था? तो ये थे भाई, ये कौन थे? देखिए हाँ, ये थे B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? ये भी अच्छा प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है। ये होगा महाराष्ट्र, वारली महाराष्ट्र, वारली महाराष्ट्र। दोस्तों हम लोग इस प्रकार से सेट नंबर ये 17 को भी यहाँ पे एंड कर दिए हैं। अब मैं आ रहा हूँ सेट नंबर 18 पर। दोस्तों अगला सेट है सेट नंबर 18, डेट है 10/1/21, शिफ्ट 2 का। आते हैं पहला प्रश्न समान विज्ञान का। देखिएगा पहला प्रश्न है कि डैश फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो ये होगा सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए फूड को खाने से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? तो ये होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, डैश 2 या अधिक पदार्थों का एक समान मिश्रण होता है, क्या होता है भाई, क्या होता है? तो ये होगा ऑप्शन सी बिलियन। अगला प्रश्न है, पौधे को 5 समूह में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो ये होगा प्रोटोकार्डेटा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी? किस नाम से जारी करने की योजना थी? देखिए ये भी बहुत टॉप प्रश्न है, पूछा गया है। तो ये होगा इंटरफेस मैनेजर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मिनामाता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, VVI प्रश्न। ये होगा पारा HG। अगला प्रश्न है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्नातिक प्रजातियों पौधे और पशुओं कि वे प्रजातियां हैं जो डैश हैं, वे भी क्या हैं? जो डैश है। तो वे हैं, देखिएगा, एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? ये तो इजी प्रश्न है, ये होगा ऑप्शन ए डॉक्टर होमी भाभा। अगला प्रश्न है, कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? तो इसे कहा जाता है सेबी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसने की थी? नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में किस व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था? इस प्रथा को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था तुला भार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बात मार्च 1931 में हस्तांतरित गांधी इरविन समझौते में उल्लेखित थी? ये भी अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। तो ये होगा सविनय अगवा आंदोलन वापस लिया जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का रूप का प्रचलन है? तो ये होगा यहाँ पर
मधुबली पेंटिंग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का कौन सा संस्करण खेला गया था 2020 में? तो ये था 13वां संस्करण। अगला प्रश्न है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? ये होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? कौन सा भारत में नहीं है? तो ये है भारत में नहीं है, तो ये होगा हाँ संदूर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलनों का परिणाम था? क्या था? तो ये था मजदूर वर्ग के कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया। अगला प्रश्न किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? विजाग स्टील किसे बोलते हैं? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि IWT पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए थे? कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कराची, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? कौन सा स्मारक यूपी में नहीं है? तो ये होगा सफदरजंग का मकबरा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? कौन सी रिवर अफ्रीका में नहीं है? तो ये अमेजन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती हैं? कौन जल पट्टिका हैं जो इंडिया श्रीलंका को अलग करती हैं? तो वे हैं पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है शब्द ब्रेग्जिट की खोज किसने की? शब्द ब्रेग्जिट की खोज किसने की? तो ये किए थे पीटर वाइलडिंग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? भाई किसे मानते हैं? तो उन्हें मानते हैं अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? किसे? तो ये होगा 1857 का विद्रोह, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? लिखित संविधान है तो ये होगा भारत, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली महिला डैश थी? कौन थी? तो ये थी एक अमेरिकी महिला थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी? कौन सी घटना थी? ये था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइड वेब की पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था? इसका पहला डोमेन नाम क्या था? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो ये था www.symbolic.com, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्रवादी विद्रोह की वकालत नहीं की? भाई किसने नहीं की? तो देखो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ए। दोस्तों हम लोग इस प्रकार से इस सेट को भी यहाँ पे एंड कर दिए हैं। तो फाइनली हम लोग 14 से लेकर 18 तक ये पूरा सेट का प्रैक्टिस में दोस्तों मैं आपको करवा दिया हूँ, ठीक है ना दोस्त। आप हर एक सेट का प्रैक्टिस करिए अच्छी प्रकार से, क्लियर। और दोस्त मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अभी तक इस चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन है भाई उसको तोड़ दो यार, प्लीज़ यार तोड़ दो। यही आपके दिया हुआ मोटिवेशन है। तो फिर मिलते हैं अगले सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।